नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। और दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को बसंत पंचमी की। तो माँ शारदे के जन्म दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी उत्तरोत्तर उन्नति करें और जो ज्ञान है उसको सही तरीके से अपने भविष्य को बनाने के लिए उपयोग कर पाएँ। और इसके साथ साथ जो है, ये जो नव वर्ष आने वाला है, जो हमारा भारतीय नव वर्ष है, वो आपके लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आए, यही मैं दुआ करूँगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और बात करते हैं हमारे कुछ प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न आज का खेलों से जुड़ा। दोस्तों, हाल ही में 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री जो है उसका आयोजन दुबई में किया गया था। और इसमें जो है थाईलैंड पहले स्थान पर रहा है। तो सबसे ज़्यादा पदक जीत करके थाईलैंड पहले स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न में हम बात करेंगे कि भारत का क्या हाल रहा। तो दुबई में 6 से 14 फरवरी के बीच ये प्रतियोगिता आयोजित हुई, हर साल हो रही है। और इसी क्रम में भारत ने 23 पदक अब की बार टोटल मिलाकर जीते हैं और तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है। तो भारत तीसरे स्थान पर इस प्रतियोगिता में रहा, जो इसका काफ़ी बेहतरीन स्कोर है। 23 पदकों में से 11 स्वर्ण हैं और 6 रजत और कांस्य पदक इसमें सम्मिलित हैं। थाईलैंड 14 स्वर्ण, 13 रजत और 12 कांस्य पदों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रहा। जबकि उज्बेकिस्तान की बात करें तो उसने 13 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। पैरा एथलीट नवदीप और अरविंद ने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्रमशः भाला फेंक और शॉटपुट में अपना स्थान भी इस प्रतियोगिता के दौरान पक्का किया है। इसी तरह जो संदीप चौधरी हैं, उन्होंने F44 में भाला फेंक में 61.22 मीटर की दूरी तय करते हुए स्वर्ण पदक जीता। जबकि राजस्थान के ही सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता। अगर संदीप चौधरी की बात करूं तो वो झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र के मेहाड़ा जाटुवास गांव के हैं और इन्होंने जो है अर्जुन अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया है। पैरा एथलीट है, ये F44 में खेलते हैं, जबकि सुंदर गुर्जर F46 कैटेगरी में खेलते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। जो सुंदर गुर्जर है F46 में खेलते हैं, जबकि संदीप चौधरी F44 में खेलते हैं। तो मेरा मूल उद्देश्य तो आपको अब इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में ही बताना था। तो एक ने जहां पर स्वर्ण पदक जीता है, वहीं दूसरे खिलाड़ी ने यहाँ कांस्य पदक अपने नाम किया है। पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक जो है, जो कि पहले पैरा एथलीट रह चुकी हैं, उनके नेतृत्व में इस वर्ष ये खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी को देश की पहली बी क्लास नदी का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों, शुद्धता अभियान जो चलाया गया और स्वच्छता अभियान जो चलाया गया, इसके अंतर्गत नदी के साफ होने की वजह से, उसके क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से इस नदी को, जिसका नाम व्यास है, तो व्यास नदी को देश की पहली बी क्लास रिवर का खिताब हाल ही में दिया गया है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये नदी बहती है। नदी का उद्गम जो हमारा रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पास जो है, वहाँ से होता है लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई से। इसके बाद ये हिमाचल के कुल्लू जिले में बहती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और आगे हरिके बैराज जो है वहाँ पर सतलुज नदी में मिल जाती है। और इस नदी को बी क्लास नदी का खिताब क्यों दिया है? क्योंकि अब नदी का जल नहाने योग्य और पीने लायक हो चुका है। हालांकि पीने से पहले नदी के जल को छानने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2019 में ब्यास को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल आप सभी जानते हैं 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ताकि विभिन्न प्रकार के विवाद जो नदियों से संबंधित है उनका समाधान किया जा सके। तो एक कमेटी का गठन इसने किया था। नदियों के जल स्तर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सी क्लास की नदियां वे हैं जो न तो नहाने योग्य हैं और न ही पीने योग्य हैं। बी क्लास की नदी में व्यक्ति नहा सकता है और इसके साथ ही छानकर पानी पी सकता है। जबकि ए क्लास नदियां वे हैं जिसका पानी बिना छाने भी पिया जा सकता है। तो ये एक कैटेगराइज हुआ है और देश की पहली बी क्लास नदी बन गई है ब्यास नदी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, बसंत पंचमी के अवसर पर हमारी जो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन है, जहां पर इन करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी अवेलेबल हैं गुलदस्ता वार्षिकांक के रूप में, वहीं पर आप एसआई की तैयारी के लिए बहुत से कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। हिंदी के लिए बेहतरीन कोर्स जिसमें पीडीएफ, वीडियो और एमसीक्यू टेस्ट सम्मिलित है, वो शुरू हो चुका है। तो 15 और 16 फरवरी 2021 को आप फ्लैट 10% ऑफ यहाँ पर सभी कोर्सेज में ले सकते हैं। वैसे हमने पहले ही रेट्स बहुत कम रखे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बसंत पंचमी है तो इस अवसर पर ये छूट दी जा रही है। तो बसंत 10 कोड का प्रयोग करके आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं।
हाल ही में किस एक राज्य में माँ की रसोई योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, फूड पॉलिटिक्स के तहत अब पश्चिम बंगाल में भी 5 रुपए में भरपेट भोजन की बात कहकर माँ की रसोई योजना की शुरुआत की गई है। फूड पॉलिटिक्स के तहत पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 फरवरी 2021 को माँ की रसोई योजना शुरू की। इसके तहत सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा। मेन्यू में दाल चावल और सब्जी के साथ एक अंडा शामिल है। स्कीम का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे माँ, माटी और मानुष से लिया गया है। राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोइयों का संचालन करेंगे। धीरे धीरे राज्य में ऐसी बहुत सी जो है रसोई घर बनाए जाएंगे। और पहले अम्मा कैंटीन के नाम से तमिलनाडु में भी सीएम जयललिता ने ऐसी योजना शुरू की है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत वसुंधरा सरकार द्वारा की गई थी 2014-15 में। और उसके बाद में जो नई केंद्र और गहलोत सरकार आई है उसके द्वारा इस समय इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है, जिसमें 8 रुपए में सुबह और शाम दोनों समय भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। बहुत से ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ वाली जगह होती है और जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, बस स्टैंड हो गए। इसके अलावा बहुत से जो कॉलेजेस के आसपास के एरियाज़ या फिर हॉस्पिटल्स, वहाँ पर वर्तमान में इनको चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पूरे देश भर में कब से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है? तो फाइनली अब फास्टैग जो है वो अनिवार्य हो गया है 15 फरवरी 2021 से। डेट याद रखना क्योंकि प्रश्न पूछने लायक है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है उसने पूरे भारत में 15 फरवरी 2021 से टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग क्यों उपयोगी है? क्योंकि दोस्तों ये एक तो जो टोल है उसको पूरा ऑनलाइन कर देता है, इसकी वसूली को ऑनलाइन करता है, प्रतीक्षा समय कम कर देता है क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ही वाहन फास्टैग जो स्कैनर होता है उसके नीचे से गुजरता है तो ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। ईंधन की खपत कम होती है क्योंकि लंबे समय तक जब लाइनों में खड़े रहते हैं वाहन तो इंजन स्टार्ट होने की वजह से ईंधन जो है उसकी खपत होती है। शुल्क प्लाजा के माध्यम से वाहनों को एक सहज मार्ग भी मिलता है, बिना रुके वे बिना रुकावट के सीधे निकल सकते हैं। जो नेशनल हाईवे फी रूल्स है उसके अनुसार यदि कोई भी वाहन जिसके पास वैध कार्यात्मक फास्टैग नहीं होगा उसे अब उस श्रेणी में, अगर वो मोटरसाइकिल में है या फिर वो कार की श्रेणी, सॉरी मोटरसाइकिल तो लगता ही नहीं है, कार है, बड़े वाहन है, उनकी श्रेणी में दुगना शुल्क उसको अब देना पड़ेगा यदि वो नगद पेमेंट करते हैं तो। फास्टैग क्या होता है ये भी समझ लें दोस्तों। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली, आप सभी ने देखा होगा, एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल साइज का एक कार्ड आपको मिलता है जिसमें एक RFID टैग लगा रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। तो ये टैग क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है स्कैनर के साथ में संपर्क करता है और ऑटोमेटिकली जो संबंधित बैंक अकाउंट होता है या फिर जिसका खाता होता है उससे ये पैसा कट जाता है। तो भुगतान सीधा प्रीपेड या फिर बचत खाते से कट जाता है। भारत द्वारा हाल ही में किस एक मध्य पूर्व के देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिया गया है? तो दोस्तों मध्य पूर्व के सीरिया नामक देश को यह उपहार में दिया गया है। मध्य पूर्व क्षेत्र कौन सा है? दरअसल सऊदी अरब के पूर्वी तटीय जो देश है उनसे लेकर के ईरान तक का जितना भी क्षेत्र है वो कहलाता है मिडिल ईस्ट में। इसमें मिस्र हो गया, आपका साइप्रस जैसे देश हो गए, सऊदी अरब, ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, इजराइल, ओमान, सऊदी अरबिया, ऐसे बहुत से देश जो हैं शामिल हैं। तो सीरिया को हमने ये मदद भेजी है 2000 मीट्रिक टन चावल। सीरिया की सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता का अनुरोध किया और इसके बाद भारत ने सीरिया को ये सहायता प्रदान की। लंबे समय से सीरिया गृह युद्ध से ग्रसित रहा है और वहाँ पर लोगों की जीवन जीने की दशाएं काफ़ी खराब हैं। भारत ने जुलाई 2020 में सीरिया को कोविड सहायता के रूप में भी 10 मीट्रिक टन दवाएं भेंट की थी। इसी तरह भारत ने जनवरी 2020 में दमिश्क में कृत्रिम अंग फिटमेंट कैंप का भी आयोजन किया था। एक और इनिशिएटिव जो भारत द्वारा चलाया गया वो है स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 में भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक, परास्नातक और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 1000 सीरियाई छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है। तो ये सभी प्रयास भारत द्वारा किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरिया जो है कुछ यहाँ पर स्थित है। ये देश जो है ये सीरिया है आपका, और इसी के किनारे पर लेबनान है, यहाँ पर आपका इजराइल आ जाता है, ये आपका जॉर्डन है, ठीक है। इसमें ही बीच में यहाँ पर फ़िलिस्तीन है, गाज़ा स्ट्रिप आपको यहाँ देखने को मिल सकती है।
इधर इजिप्ट और ऐसे बहुत से देश जो छोटे छोटे देश हैं सभी इसमें सम्मिलित हैं। इराक हो गया, ईरान हो गया। तो ये एक विशेष क्षेत्र है जिसको हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो सऊदी अरबिया जो हमारा जो मध्य भूमध्य सागर और इसके साथ में अरब और हिंद महासागर, इनके बीच का क्षेत्र, इसी तरह कैस्पियन जो सागर है उसके दक्षिण का क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत सम्मिलित है? आपके मध्य पूर्व के अंतर्गत सम्मिलित है। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स का एडिशन, जिसमें हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की। आपके लाइक और शेयर बहुत कम आ रहे हैं और ऐसा होने पर जो मोरल है मेरा भी डाउन हो सकता है। तो मेरा भी मोरल बनाए रखें, क्योंकि हमें लगातार अपने आरएस के उस लक्ष्य को ध्यान में रखना है जो अभी थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है। एग्जाम नहीं है लेकिन फिर भी आपको बने रहना है, डटे रहना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूछी जाती है। स्ट्रेट प्रश्न आपको यहाँ से कहीं पूछ लिए जाएंगे, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाने का यही कारण होता है। फोकस हमारा वही है, लक्ष्य हमारा वही है, भटकना नहीं है। बस आप अपनी तैयारी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आपका सहयोग अपेक्षित है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।